नेक्स्ट अब हम इरफान मसूद से भी क्विकली रिव्यू करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 डिस्कस करेंगे। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है। ठीक है, हमें पता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें बिल्कुल एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की। क्यों? बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है ऑटो इम्यून। ठीक है, अब इसके पैथोजेनेसिस क्या है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जाके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ओवर्ट डायबिटीज़ हो जाती है जब 80 to 90% बीटा सेल्स लॉस्ट हो जाएंगे तो। ठीक है, अब इसमें पैथोलॉजिक फीचर्स हमें क्या मिलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में? इंसुलाइटिस हो जाए, इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंसुलाइटिस। नाम से पता चल रहा है इन्फ्लामेशन है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये अर्ली फीचर है यानी प्री डायबिटीज़ जो प्रेजेंट करेगा वेल बिफोर द एस्टेब्लिश डायबिटीज़। अभी उसको डायबिटीज़ टाइप 1 डायग्नोज नहीं हुआ लेकिन अभी वो प्री डायबिटीज़ स्टेट में है, उसकी सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज़ भी हैं। तो उस टाइम पे प्री डायबिटीज़ में उसके पैथोलॉजी पे हमें हिस्टोलॉजी पे इंसुलाइटिस मिलेगा। ठीक है, इंसुलाइटिस होगा क्या? जो बीटा सेल्स है वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी मोनोन्यूक्लियर सेल्स की, जिसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होंगे, बीटा सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स होंगे। ठीक है, तो इंसुलाइटिस याद रखिए बीटा सेल स्पेसिफिक होती है, जैसा कि जो अल्फ़ा सेल्स हैं जो ग्लूकागोन बनाते हैं और डेल्टा सेल्स जो सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं, ये दोनों सेल्स इंटैक्ट रहेंगे, अल्फ़ा और डेल्टा सेल्स, क्योंकि इंसुलाइटिस सिर्फ बीटा सेल्स की होती है, बीटा सेल्स स्पेसिफिक है। ठीक हो गया। तो अब पैथोजेनेसिस हम देख रहे थे, दूसरा एक इंसुलाइटिस होती है इसमें, दूसरा आइलेट सेल एंटीबॉडी। अब इससे पहले कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो डायबिटीज़ की, उससे पहले पेशेंट के सर्कुलेशन में आपको आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं ताकि डायग्नोसिस को कंफर्म करें कि भाई इसको टाइप 1 ही है, उसके लिए एंटीबॉडीज़ हम करवाते हैं। वैसे ये डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन का पुअर प्रिडिक्टिव इंडिकेटर है और टाइम के साथ ही डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक है, मोस्ट जो कॉमन आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ हैं वो होती हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। मोस्ट कॉमनली anti-GAD एंटीबॉडी होती है। ठीक है, इसका रोल इन आइडेंटिफाइंग द लेट ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज़ इन मिडल एज पीपल। ठीक है, इसका जो है ना लेट ऑनसेट की जो टाइप 1 होती है, जो मिडल एज लोगों में होगी टाइप 1, तो उसमें हम डायग्नोस करने के लिए anti-GAD एंटीबॉडीज़ करवाते हैं। ठीक हो गया। तो पैथोजेनेसिस में हमने देखा ये ऑटो इम्यून होती है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब 80 to 90% डिस्ट्रॉय होंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। पैथोलॉजिक फीचर्स में इंसुलाइटिस होता है जहाँ पे ये मैक्रोफेजेस, बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल्स आके इन्फिल्ट्रेट करेंगे बीटा सेल्स को, तब ये प्री डायबिटिक स्टेट में होता है पेशेंट और सिर्फ बीटा सेल्स की ही इंसुलाइटिस होगी। दूसरा हमने आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा जिसमें anti-GAD मोस्ट कॉमन है और डायबिटीज़ होने से पहले ही सर्कुलेशन में। अब क्लिनिकल पल्स है इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, HLA एसोसिएशन से, anti-GAD एंटीबॉडीज़, आइलेट सेल की एंटीबॉडीज़ भी हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ कोई और है जैसे थायराइड डिजीज़, पर्निशियस अनीमिया, सीलियक डिजीज़, एडिसन डिजीज़ या विटिलाइगो, ऐसी अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसी तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर कॉक्सेकी वायरस B4 के साथ इन्फेक्शन हुआ हो, साइटोमेगलोवायरस, रुबेला, एप्स्टन बार वायरस। डाइटरी फैक्टर्स में नाइट्रोसामाइन स्मोक्ड एंड क्योर्ड मीट्स में और कॉफ़ी में, बोवीन सीरम एल्बुमिन जो कि काउ मिल्क में होता है, और इसी तरह स्ट्रेस। तो ये सारे जो हैं फैक्टर्स, ये रिस्क फैक्टर होते हैं फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, उनके लिए रिस्क फैक्टर है क्योंकि ये ट्रिगर करते हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर सारे ट्रिगर करते हैं, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन करवाते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस पर आते हैं। टाइप 2 को हमें पता है कि हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है इंसुलिन के लिए और इनएडिक्वेट सिक्रीटरी रिस्पॉन्स बाय द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। रेजिस्टेंस भी है
और पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स सिक्रीट भी नहीं कर रहे सही से। तो इसके पैथोजेनेसिस किस तरह होगी? इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। टाइप 2 में आपने नहीं भूलना कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एसोसिएटेड होती है विद द कॉन्स्टलेशन ऑफ फीचर्स, जिसको हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं, या रीवन सिंड्रोम, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। एक ही बात है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, कि इसमें होगा क्या? सेंट्रल ओबेसिटी यानी वेस्ट सर्कमफेरेंस with ethnicity specific value and more than 2 of the following। more than 2 क्या होगा? सेंट्रल ओबेसिटी के अलावा हाइपरटेंशन होगी more than 130 by 85, या ट्राइग्लाइसराइड more than 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, HDL less than 40 in men, less than 50 women, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज more than 100, या ऑलरेडी डायग्नोस्ड हो टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। तो सेंट्रल ओबेसिटी के साथ इनमें से अगर कोई दो हैं तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर डायग्नोज होगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। तो टाइप 2 की एक पैथोजेनेसिस हो गई इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हो रही है। दूसरा है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का फेलियर। जब टाइप 2 डायग्नोस होती है ना, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस 50% बीटा सेल का फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो पैथोलॉजिक फीचर हमें टाइप 2 में मिलता है वो होता है आइलेट्स में अमाइलॉइड की डिपोजिशन। वहाँ तो हमें टाइप 1 में इंसुलाइटिस मिल रहा था, यहाँ पर हमें आइलेट्स में अमाइलॉइड की डिपोजिशन मिलती है टाइप 2 डायबिटीज़ में। बीटा सेल का नंबर भी रिड्यूस होगा, लेकिन बीटा सेल का मास याद रखिएगा इसमें अनचेंज रहता है, ठीक है। मास बिल्कुल अनचेंज है, सिर्फ इसका नंबर रिड्यूस हुआ है। अब ग्लूकागोन की सिक्रीशन इसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्लूकागोन ज़्यादा होने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। एक तो ये भी वजह है कि इंसुलिन नहीं है, जिसकी वजह से ग्लूकोज अपटेक नहीं हो रहा, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। दूसरा, ग्लूकागोन भी टाइप 2 में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाने से, ओवर ईटिंग की वजह से होती है टाइप 2। फिज़िकल इनएक्टिविटी, एजिंग से क्या होता है, इंसुलिन जो है वो एज के साथ डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये भी एक फैक्टर है। ओबेसिटी, अब डायबिटीज़ मेलाइटस का स्पेशली टाइप 2 का रिस्क 10 फोल्ड बढ़ जाता है उन पेशेंट में जिनका BMI 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है। तो ओबेसिटी क्या करती है, एग्जैसरबेट करती है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को। इट इज़ एसोसिएटेड इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड, इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, फ्री फैटी एसिड जब ज़्यादा होंगे तो मसल ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा और ग्लूकोज का अपटेक नहीं करेगा, ठीक है। और लिवर में क्या होगा, फ्री फैटी एसिड जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन लिवर से बढ़ा देंगे। तो ये दो चीज़ें वो ओबेसिटी की वजह से फ्री फैटी एसिड्स कर रहे हैं, और यही इस फैक्टर होता है डायबिटीज़ टाइप 2 का। तो अब टाइप 1 और टाइप 2 को इसने टेबल में कंपेयर किया। टाइप 1 सडनली होती है ऑनसेट, टाइप 2 ग्रेजुअल है। एपिडेमियोलॉजी देखें तो यंगर पेशेंट लेस देन 30 वालों को टाइप 1 हो रही है, उसमें बॉडी हैबिट्स यूजुअली वो लीन होते हैं, लेकिन टाइप 2 ओल्डर को होती है मोर देन 30 ईयर। वैसे ये किसी भी एज में हो सकती है, टाइप 1 भी और टाइप 2 भी, ठीक है, ये एक बात याद रखिएगा। तो ओल्डर में वैसे ये हो रही है। बॉडी हैबिट्स यूजुअली ओवर वेट होते हैं टाइप 2 वाले, वहाँ लीन था। जेनेटिक की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री टाइप 1 में इतनी कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। HLA DR3 एंड D4 की एसोसिएशन है। 30 to 50% कंकॉर्डेंस रेट है आइडेंटिकल ट्विंस में, ठीक है। टाइप 2 में जो है फैमिली हिस्ट्री कॉमन होती है, HLA एसोसिएशन नहीं होती। मोर देन 90% कंकॉर्डेंस रेट है इन द आइडेंटिकल ट्विंस, मच मोर स्ट्रॉन्गर जेनेटिक कंपोनेंट्स देन द टाइप 1, ठीक है। ज़्यादा इसमें है आइडेंटिकल ट्विंस में रेट। फैमिली हिस्ट्री भी ज़्यादा कॉमन टाइप 2 में है। फीचर्स अगर देखें तो कीटोसिस ज़्यादा कॉमन टाइप 1 में है, टाइप 2 में कीटोसिस रेयर है, 1 में कॉमन है। ऑटो एंटीबॉडीज़ भी 1 में होती है, 2 में एब्सेंट होती हैं। एंडोजीनस इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनती, डिक्रीज या एब्सेंट, लेकिन टाइप 2 में एंडोजीनस इंसुलिन नॉर्मल होती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन। अब WHO का क्राइटेरिया देखेंगे डायग्नोस करने के लिए डायबिटीज़ को। क्राइटेरिया 1, 2, 3। क्राइटेरिया 1 है कि पेशेंट को सिम्टम्स हों पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया,
और वेट लॉस, प्लस उसको वीनस ग्लूकोज एबनॉर्मल आया, हम वीनस ग्लूकोज चेक करते हैं ना, एबनॉर्मल वीनस ग्लूकोज ऑन वन ओकेजन, यानी फास्टिंग उसकी मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, या रैंडम ब्लड ग्लूकोज मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, ठीक है, वीनस ग्लूकोज, साथ में उसको सिम्टम्स भी हो रहे हैं। तो एक ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है पेशेंट एसिम्टोमेटिक है लेकिन प्लस में उसकी एबनॉर्मल वीनस ग्लूकोज 2 ओकेजन पर हो, वहाँ 1 ओकेजन, यहाँ 2 ओकेजन है। जब सिम्टम नहीं है तो 2 ओकेजन्स पर, 2 बार हमने चेक किया, फास्टिंग 126 से ऊपर आई, रैंडम 200 से ऊपर। थर्ड क्राइटेरिया होता है हीमोग्लोबिन A1C मोर देन 6.5 हो, ठीक है, ये रिसेंटली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है। अब आता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये एक्चुअली ओनली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बॉर्डरलाइन केसेस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमने प्रिपेयर करना है बिफोर द टेस्ट। अनरिस्ट्रिक्टेड हम पेशेंट को 3 दिन तक कार्बोहाइड्रेट खिलाएंगे, ओवरनाइट पेशेंट फास्टिंग पर होगा फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, और फिर हमने सैम्पलिंग करनी है। प्लाज्मा ग्लूकोज हम बिफोर मेजर करेंगे एंड 2 आवर आफ्टर द 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज ड्रिंक। फास्टिंग में हमने देखा अगर वो 126 से कम आ रही है फास्टिंग ग्लूकोज, पहले हमने खिलाने से पहले देखा, तो वो 126 से कम है तो पेशेंट नॉर्मल है। अगर वो 126 से कम है लेकिन OGTT यानी ग्लूकोज खिलाने के बाद हमने चेक किया तो वो 140 से कम ही आई, 140 से लेस है, तो वो नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है। लेकिन दूसरा है इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस, इसमें फास्टिंग बिल्कुल सही होगी, यानी 126 से कम ही होगी। 2 घंटों के बाद हमने ग्लूकोज खिलाया तो ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर हुई है, तो उसमें 140 से 200 के दरमियान होगा। और डायबिटीज़ हम तब कहेंगे जब फास्टिंग भी बढ़ी हुई हो मोर देन 126 और 2 आवर आफ्टर ग्लूकोज वो भी 200 से ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस है। इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जिनकी इम्पेयर ग्लूकोज है उसको डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है, और उसको हम इंडिविजुअल जिनकी इम्पेयर ग्लूकोज है वो एडवांस करेंगे डायबिटीज़ की तरफ एट अ रेट ऑफ 5 to 10% पर ईयर, ठीक हो गया। तो ये इसका WHO डायग्नोसिस। नेक्स्ट अब क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें डायबिटीज़ के, तो पोलीयूरिया यानी ग्लूकोज इन द रीनल ट्यूब्यूल कॉज ऑस्मोटिक रिटेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लूकोज आ रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स में तो वो वाटर को भी अपने साथ ले जाएगा, तो उससे डायूरेसिस होगी, उसको हम पोलीयूरिया कहते हैं। दूसरा पेशेंट को कंप्लेन होती है पोलीडिप्सिया, यानी वो पानी ज़्यादा पी रहा है क्योंकि उसकी डायूरेसिस ज़्यादा हो रही है, तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो अपनी प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए फिर पानी ज़्यादा पिएगा। फटीग भी होती है इसमें। डायबिटीज़ में वेट लॉस होता है, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी ज़्यादा है, लाइपोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ब्लर विजन क्यों होता है? क्योंकि लेंस की स्वेलिंग हो जाती है ऑस्मोसिस की वजह से, फ्रक्टोस और सॉर्बिटोल एक्यूमुलेट हो जाते हैं लेंस में, ठीक है। नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट्स, ये पोलीन्यूरोपैथी होती है डायबिटीज़ में। स्टॉक ग्लव्स एंड स्टॉकिंग अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम जो है क्विकली डेवलप करेंगे दिनों से हफ्तों के अंदर। कभी कभार सिम्टम अपीयर होंगे आफ्टर एन इलनेस, ठीक है, इलनेस के बाद भी अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मैंने आपको बताया कि कीटोसिस टाइप 1 में ज़्यादा कॉमन होती है, क्यों? क्योंकि उसमें बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं होती है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी, तो अनरिस्ट्रेंड लाइपोलाइसिस होगी, लिपिड्स टूटेंगे, प्रोटियोलाइसिस होगी और वो कीटोजेनेसिस करवाएंगे, कीटोन्स बनेंगे और वेट लॉस होगा। तो टाइप 1 में ज़्यादा है कॉमन डीके। वाइल जब ये कीटोन बॉडी जनरेट होंगी तो ये एक्सीड करेंगी उनके मेटाबॉलिज्म से, इतनी ज़्यादा जनरेट हो रही है, मेटाबॉलिज्म इतना नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। टाइप 2 की बात करें तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया स्लोली होता है और रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज का राइज कर जाता है, तो ऑस्मोटिक सिम्टम उसमें माइल्ड होंगे। इनको कुछ इंसुलिन एक्टिविटी होगी थोड़ी बहुत, कंप्लीट तो डेफिशिएंसी नहीं है ना, थोड़ी इंसुलिन एक्टिविटी होगी जो रिक्वायर्ड है टू सप्रेस द लाइपोलाइसिस, तो वो लाइपोलाइसिस को, प्रोटीलाइसिस को सप्रेस करेगी, इसलिए इनमें कीटोजेनेसिस इतनी कॉमन नहीं है और वेट लॉस भी इतना नहीं होता, क्योंकि वो इंसुलिन थोड़ी बहुत उसको सप्रेस कर रही है। इनमें हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, यानी ये क्या है?
इंटरकरेंट इलनेस जैसे अगर इन्फेक्शन हो गया तो उससे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बनेंगे, कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, कैटेकोलामीन। अब ये क्या करवाएंगे, मोर सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया करवाएंगे और डिहाइड्रेशन करवाएंगे। इन हार्मोन्स की वजह से डिहाइड्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा होगी तो इसको हम कहते हैं हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। ठीक है, अब आती है मैनेजमेंट किस तरह करनी है डायबिटीज़ की। तो सबसे पहले तो हमने डाइटरी मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, उसमें आता है हमारे पास डाइट जो होती है डायबिटीज़ वालों की, उसमें शुगर कम रखनी होती है, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटोज़ वगैरह में होता है, पास्ता में, तो क्योंकि ऐसे फूड्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। इसी तरह फाइबर ज़्यादा हो और फैट कम होना चाहिए डाइट में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डाइटरी रिकमेंडेशन है कि प्रोटीन इन्होंने अपने आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन लेना है। ठीक ठीक है, जितने केजी हैं वेट उसका। फिर फ़ैट की अगर बात करें तो टोटल फ़ैट उनका लेस देन 35% ऑफ द एनर्जी इनटेक हो। उसमें उन्होंने सैचुरेटेड और जो ट्रांस फैट होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, तो इनको लेस देन 10% ऑफ एनर्जी इनटेक ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट हो। ठीक है, टोटल फैट वैसे 35% ऑफ एनर्जी इनटेक से कम हो। कार्बोहाइड्रेट 40 to 60% ऑफ टोटल एनर्जी हो। रिफाइंड कार्ब अवॉइड करने हैं उसमें भी। विटामिन्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे हैं, इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि सप्लीमेंट्स के यूज़ के बारे में। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये लें। सॉल्ट जो है 6 ग्राम से कम हो, और अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो 3 ग्राम से कम होना चाहिए सॉल्ट। ठीक है, अल्कोहल फॉरबिडन नहीं है और मॉडरेशन में कंज्यूम की जा सकती है। वेट रिडक्शन डायबिटीज़ में जो है ना, टाइप 2 का डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा होता है जिनका BMI 30 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑनगोइंग इनकरेज हमने करना होता है पेशेंट को कि वो अपना वेट लूज़ करे। एनर्जी इनटेक को रिडक्शन करके वो वेट लूज़ करेगा और 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा रोज़ाना। ठीक है, तो एनर्जी इनटेक कम करेगा और एक्सरसाइज भी करेगा। अब ये हो गई डाइटरी मॉडिफिकेशंस। ठीक है, उसके बाद डाइटरी मैनेजमेंट के बाद ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स का हम रोल देखते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। सबसे पहली ड्रग है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ओनली बाइगोनाइड है जो अवेलेबल है। ये हीमोग्लोबिन A1C को 1.5% तक डिक्रीज़ करती है। ठीक है, 1.5%। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि एक्चुअली इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाती है मेटफॉर्मिन। पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक भी इंक्रीज़ करेगी। ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन हमारी गट से इम्पेयर करती है, अब्जॉर्ब ही कम हो, और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट करेगी। देखिए, इसके मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ किया, पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक बढ़ाया, लेकिन गट से अब्जॉर्ब ग्लूकोज कम किया, इम्पेयर किया, और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट किया। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होने दे रही, अगर जो ग्लूकोज है उसको अपटेक करवा रही है इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाकर। तो इसकी भी इंडिकेशंस होती हैं फॉर यूज़। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी वेट। उसका बॉडी वेट जो भी हो, लेकिन टाइप 2 में हम ये देते हैं मेटफॉर्मिन, और इसको इंसुलिन के साथ कंबाइन करके भी दिया जा सकता है ओबीस पेशेंट में जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। ठीक है, टाइप 1 वाले हों लेकिन ओबीस हों तो दे सकते हैं इंसुलिन के साथ। इसमें एडवांटेज ये है कि ये वेट लॉस करवाती है और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नुकसान इसका ये थोड़ा जीआई अपसेट करवाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीआई अपसेट एक तो नोशिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है। ठीक है, जो इसका अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं कि रीनल फेलियर में हम मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते। मोस्ट क्लिनिशियन इस ड्रग को विथड्रॉ कर देते हैं जब सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज़ हो जाता है, 150 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा होता है, तो उसमें क्योंकि लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क होता है इसलिए फिर विथड्रॉ करनी पड़ती है मेटफॉर्मिन। अगली ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया। ये सिक्रीटोगॉग्स होते हैं, इंसुलिन सिक्रीटोगॉग, यानी ये हमारे पैनक्रियास को ड्रग स्टिमुलेट करेगी कि इंसुलिन को सिक्रीट करो। ठीक है, अब ये एजेंट्स नॉन ओबीस पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें वैल्यूएबल है, जो डाइटरी मेजर्स से जिनको फ़ायदा नहीं मिला। तो ये भी 1.5% हीमोग्लोबिन A1C को कम करेगा। इसमें पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन की ड्रग्स हैं। फर्स्ट जनरेशन में टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड,
सेकंड जनरेशन में ग्लिपिजाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड। अब ग्लिबेनक्लेमाइड ओनली सल्फोनाइल यूरिया है जो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ठीक है, ग्लिबेनक्लेमाइड। इसके फीचर्स सल्फोनाइल यूरिया के हैं कि ये इफ़ेक्टिव भी हैं, सस्ती भी होती हैं, बस ये थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया करवाती हैं क्योंकि इंसुलिन सिक्रीट कर रही हैं और इनमें वेट गेन जैसा साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इसीलिए हम टाइप 2 में नॉन ओबीस को दे रहे थे, ठीक है, ओबीस को देंगे तो और वेट गेन होगा। देन थर्ड कैटेगरी है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर क्या करते हैं कि ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन गट से ही कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, कैलोरी का इनटेक ही कम हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज ही कम आ रहा है। तो इसको हम हर मील के साथ ले सकते हैं। ये पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज को लोअर करेगी। इसमें ए कार्बोज मिग्लीटोल, ठीक है, गट से ही ग्लूकोज नहीं ले रही, इनहिबिट कर रही है, ए कार्बोज मिग्लीटोल। इसमें फ़ायदा ये है कि इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है, बस ये डायरिया करवाती है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड फ्लैचुलेंस। देन थायाजोलिडाइनिडायोन्स, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी हमारे एडिपोज में और स्केलेटल मसल्स में इंक्रीज़ करेगी बाय बाइंडिंग टू द एक्टिवेटिंग पैरोक्सिसम प्रोलिफरेटिव रिसेप्टर गामा, ठीक है, PPAR गामा के साथ बाइंड करेगी थायाजोलिडाइनिडोन हमारे स्केलेटल मसल्स में और एडिपोज में, फिर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी। इसमें रोसीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन है। इसका फ़ायदा ये है कि इंसुलिन के लेवल को ये इंक्रीज़ नहीं करती, तो इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाएगी और हीमोग्लोबिन A1C 1% इससे कम होगा, ठीक है, रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन, इंसुलिन की सेंसिटिविटी। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है कि इससे वेट गेन होता है, रोसी एंड पायोग्लिटाजोन्स, ठीक है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है तो वेट गेन होगा, हेपेटोटॉक्सिक हैं, फ्लूइड रिटेंशन करवाते हैं और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बोन फ्रैक्चर्स होंगे, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का इसमें रिस्क होता है। रोसीग्लिटाजोन से MI का रिस्क होता है लेकिन पायोग्लिटाजोन से नहीं होता, ठीक है, और ये लिवर डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, याद रखिएगा, लिवर एंड हार्ट डिजीज़ में थायाजोलिडाइनिडोन्स नहीं देने, रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। दूसरे आते हैं DPP4 इनहिबिटर्स जिनको हम ग्लिप्टिन्स कहते हैं। तो ग्लिप्टिन्स क्या करेंगे, DPP4 इनको ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड हार्मोन होता है GLP-1, ये इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एक हार्मोन होता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। तो ये क्या करेंगे एजेंट्स, डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 यानी DPP4, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, नहीं उस एंजाइम को नहीं, वो एंजाइम जो इस GLP-1 को डिग्रेड करता है उसको इनहिबिट करेंगे ताकि GLP-1 बरकरार रहे और इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करे, ठीक है। तो DPP4 क्या करते हैं, उस एंजाइम को जो GLP-1 को डिग्रेड करता है उस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। तो इसमें सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन है। जब DPP4 का नाम आए तो आपको GLP-1 जहन में आ जाए कि GLP-1 का कोई इसमें रोल है और एक एंजाइम होता है उसको ये इनहिबिट करेंगे जो GLP-1 को डिग्रेड करता है, ठीक है। ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती, इसमें एपेटाइट भी रिड्यूस होती है और वेट लॉस भी होता है। इसके अलावा है एक्जेनेटाइड। एक्जेनेटाइड सिंथेटिकली हम GLP-1 एगोनिस्ट दे रहे हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा, इससे वेट लॉस भी होगा, डायरिया और पैनक्रियाटाइटिस इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, एक्जेनेटाइड। तो यहाँ पर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हमने सारे देखे। नेक्स्ट अब आते हैं इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन में सबसे पहले मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें। IV में अगर इमरजेंसी कीटोएसिडोसिस है तो फिर IV में इंसुलिन देनी पड़ती है। वैसे नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो सबकुटेनियसली इंजेक्शन दिया जाता है। नीडल जो है राइट एंगल टू द स्किन पर होगी, बिल्कुल राइट एंगल पर, और ख़ुद ही पेशेंट जो है सेल्फ एडमिनिस्टर करता है, अपने एब्डोमेन पे लगाता है, बटक्स पर, आर्म या लेग पर, ठीक है, सबकुटेनियसली, इमरजेंसी में IV। अब इसके साइड इफ़ेक्ट है इंसुलिन से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन हो सकता है, पेरिफेरल इडीमा, साल्ट और वाटर की रिटेंशन। इंसुलिन एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं एनिमल इंसुलिन में, लोकल एलर्जी और लाइपोडिस्ट्रोफी हो सकती है इंजेक्शन साइट पर, ठीक है। तो ये इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स आपने।
अब कुछ फॉर्मुलेशंस गिवन है, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं इंसुलिन की, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग में जिसका ऑनसेट 5 से 15 मिनट में होता है रैपिडली, इसमें लिस्प्रो एंड एस्पार्ट, ये दो आती हैं इंसुलिन, लिस्प्रो एंड एस्पार्ट, ठीक है, रैपिडली एक्ट करेंगी। 60 to 90 मिनट्स में इनकी पीक जाएगी और 2 से 4 घंटों तक इसकी ड्यूरेशन रहती है। शॉर्ट एक्टिंग जो होगी, जल्दी बिल्कुल रैपिड एक्टिंग लिस्प्रो एस्पार्ट थी, उसके बाद 30 मिनट से 60 मिनट में ऑनसेट जो दिखाती है वो है शॉर्ट एक्टिंग, उसमें आती है रेगुलर। अब ये रेगुलर की पीक 2 से 4 घंटों में जाएगी और 5 से 8 घंटों तक ये रहता है ड्यूरेशन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में NPH एंड लेंटे, ठीक है, नॉन प्रोटामीन हैगीड्रोन और लेंटे, इंसुलिन लेंटे जो है ये भी इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट यानी इसका ऑनसेट को 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, 4 से 8 घंटों में पीक जाएगी और 7 से 14 घंटों तक इसकी ड्यूरेशन रहती है, ठीक है। देन लास्ट में आती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्गिन, अल्ट्रालेंटे एंड डी ग्लूडेक भी है, यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है, ये तीनों आती हैं। तो लॉन्ग एक्टिंग को 1 से 2 घंटे सेम ही लगेंगे ऑनसेट में, और पीक नहीं है इसकी, ड्यूरेशन 18 से 24 घंटों तक ये लॉन्ग एक्टिंग चलती है, ठीक है। तो अब रेजिमेन देखें, ये आपको इसका इंसुलिन का एक्शन पता हो और इसकी फॉर्मुलेशन, उसमें एग्जांपल कौन सी आती है, ठीक है। अब रेजिमेन में आता है मोस्ट जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले होते हैं उनको 0.5 से 1 यूनिट पर केजी पर डे लगना होता है, ठीक है। 0.5 से 1 यूनिट उसके केजी, उसके हर केजी पर, अगर 70 केजी है तो उस हिसाब से टाइप 1 वालों को। तो हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेटिव डोज और फिर रेजिमेन को एडजस्ट करेंगे पेशेंट के ग्लूकोज कंट्रोल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ट्वाइस डेली इंजेक्शन एग्जांपल 1 है। ट्वाइस डेली में कैसे करना है, इसमें हम इंजेक्शन देते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का, यानी रेगुलर प्लस इंटरमीडिएट एक्टिंग का, ठीक है। रेगुलर के साथ जो शॉर्ट एक्टिंग थी उसके साथ इंटरमीडिएट जो NPH है उसको कंबाइन करके देते हैं। इसको कहते हैं 70/30 का कॉम्बिनेशन आता है कॉमनली। 70% उसमें वो इंटरमीडिएट वाली NPH होती है, 30% शॉर्ट एक्टिंग वाली रेगुलर इसमें होती है, ठीक है। ये नाश्ते से पहले और शाम के खाने से पहले देनी होती है। और 2/3 ऑफ द टोटल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज़ गिवन इन द मॉर्निंग, और बाकी जो 1/3 है वो इवनिंग के टाइम पे देंगे, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है, ये ट्वाइस डेली थी। अगर दूसरी है इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी, उसमें क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है ना अल्ट्रा लेंटे, ये वंस डेली ही शाम के टाइम पे दी जाती है। और रेगुलर इंसुलिन की बात अगर करें, रेगुलर जो शॉर्ट एक्टिंग थी वो 30 से 45 मिनट पहले हर खाने से पहले देनी होती है, और उसको फिर हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्री प्रेंडियल होम ग्लूकोज मेजरमेंट, ठीक है। शाम के टाइम पे बस एक लॉन्ग एक्टिंग लगेगा अल्ट्रा लेंटे, और दूसरा 30 से 45 मिनट हर खाने से पहले रेगुलर इंसुलिन दी जाएगी शॉर्ट एक्टिंग। ये हो गई इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी। तो डिफरेंट मतलब होती हैं रेजिमेंट्स। पहले हमने कंजर्वेटिव डोज स्टार्ट करना होता है और फिर हमने रेजिमेंट जो है उसको पेशेंट की ग्लूकोज कंट्रोल के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब आता है इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल। इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल जो होता है ना, ये एक स्केल है जो बहुत हेल्पफुल होता है इन कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल में आप ब्लड ग्लूकोज कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमने इंजेक्शन देना होता है रेगुलर इंसुलिन का अकॉर्डिंग टू द बेड साइड फिंगर स्टिक ग्लूकोज मेजरमेंट। In general, sliding scale should be used in addition to the regimen of intermediate acting insulin. If given alone, hyperglycemia usually result. Monitor blood glucose 4 times daily before meal and at bedtime. Following approach can be used to adjust the appropriate insulin doses. यानी हॉस्पिटल सेटिंग में हम ब्लड ग्लूकोज को इसके ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जो फिंगर स्टिक ग्लूकोज मेजरमेंट के ज़रिए हम ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, और फिर पेशेंट को जो है रेगुलर इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। रेगुलर जो शॉर्ट एक्टिंग थी। इन जनरल ये जो स्लाइडिंग स्केल होता है इसको हम इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर हमने अलोन दिया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। हमने ब्लड ग्लूकोज को 4 बार रोज़ाना मॉनिटर करना होता है, बिफोर मील्स और बेड टाइम पे भी। और क्या अप्रोच हमने यूज़ करनी होगी टू एडजस्ट द एप्रोप्रिएट इंसुलिन डोज? एप्रोप्रिएट, हमने टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है एक दिन में वो लेना है, ठीक है। वाइल ऑन द स्लाइडिंग स्केल पे, ये नीचे देखें स्केल बना हुआ है, जो टोटल इंसुलिन वो पेशेंट को चाहिए एक दिन के लिए, उसमें ऐड करेंगे 2/3 ऑफ दिस प्री ब्रेकफास्ट डोज एंड 1/3 बिफोर डिनर, ठीक है। उसमें हमने ऐड करना है उसका नाश्ते से पहले वाला डोज और 1/3 उसका डिनर से पहले वाला डोज इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 70/30, ठीक है। तो टिपिकल जो इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल है रेगुलर इंसुलिन, ये बना हुआ है, इसमें ब्लड ग्लूकोज है और इंसुलिन के डोजेस हैं। अब लास्ट में ये क्लिनिकल पर्ल गिवन है, डॉन फिनोमेना एंड सोमोगाई इफेक्ट। डॉन फिनोमेना क्या होता है कि मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया होती है, ठीक है, मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्यों होता है? क्योंकि रात के टाइम पे नॉक्टर्नल ग्रोथ हार्मोन पेशेंट का सिक्रीट हो रहा होता है, तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की वजह से सुबह को जब उठेगा तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगी। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 3 AM पर चेक करेंगे तो हमें एलिवेटेड मिलेंगे सुबह के 3 बजे। तो इंक्रीज द डोज ऑफ इवनिंग इंसुलिन टू प्रोवाइड एडिशनल कवरेज ऑफ द ओवरनाइट आवर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो डॉन फिनोमेना हो रहा है रात के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन की वजह से, इंसुलिन जो ग्लूकोज है ब्लड ग्लूकोज वो बढ़ी हुई है, तो उसके लिए जो रात को उसको जो इंसुलिन लगती है शाम के टाइम पे, उस इंसुलिन का डोज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि ओवरनाइट आवर्स में भी उसकी कवरेज हो, तो उससे डॉन फिनोमेना सही होगा। डॉन यानी सुबह के टाइम पे हाइपरग्लाइसीमिया है। सोमोगाई इफेक्ट क्या होता है कि मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया ही होती है, लेकिन इट इज़ अ रीबाउंड रिस्पॉन्स टू नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया विच एक्टिवेट काउंटर रेगुलेटरी सिस्टम। यानी इसमें है हाइपरग्लाइसीमिया सुबह के टाइम पे, लेकिन इसकी वजह ग्रोथ हार्मोन नहीं है, इसकी वजह है कि रात के टाइम पे पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में था। उस हाइपोग्लाइसीमिया को काउंटर एक्ट करने के लिए काउंटर रेगुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और ये रीबाउंड रिस्पॉन्स हुआ है उस हाइपोग्लाइसीमिया का, कि सुबह के टाइम पे हाइपरग्लाइसीमिया हो गई है, ठीक है। इसमें जब आप 3 बजे ग्लूकोज चेक करोगे ब्लड में तो लो होगी। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि वो रात वाली हाइपोग्लाइसीमिया ही हमने प्रिवेंट करनी है, जो इसकी वजह बनी है सोमोगाई इफेक्ट की। तो उस हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम शाम वाला इंसुलिन का डोज कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, ताकि नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है, और फिर सुबह को हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगी। दैट्स इट। यहाँ पर हमने डिटेल में सारा कंप्लीट किया डायबिटीज़ मेलाइटिस इरफान मसूद से, ठीक है।